आज हम आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम को बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता पे अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग समय बताया गया है कि कब से कब तक का समय माना गया है। आज इसी पर हम इसका पूरा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में बांट करके कैसे पढ़ा जाता है और इसका क्या महत्व है। देखिए, इसका पहला कालखंड शुरू होता है पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 2600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता जब पहली बार जन्म लेती है और यह पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता का स्वरूप निर्धारित करती है, पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता रहती है और इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ, प्रारंभ माना जाता है। तो आमतौर पर इस टॉपिक से क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में या जिन लोगों का हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्शनल है उन लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के क्या कारण थे और जो अलग अलग विचारधारा है इसको 4-5 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उदय के ये कारण थे, तो उनमें ये महत्वपूर्ण था। शेष परिस्थितियों में इसको हम लोग नहीं पढ़ते। यह सभ्यता पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता थी जब सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म होता है और इसके अवशेष हम लोगों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर देखने को मिलते हैं। इसका दूसरा चरण शुरू होता है जिसको हम उन्नत सिंधु सभ्यता का काल मानते हैं। यह सभ्यता का काल पूरी तरह शहरी सभ्यता का काल के रूप में पढ़ा जाता है। ये ठीक है कि पूरी सभ्यता के क्षेत्र में शहरों का विकास नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार भारत में किसी सभ्यता में 7 शहरों के रूप में, नगर के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो इस नाते यह सिंधु घाटी सभ्यता का यह जो कालखंड है, जो 2500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के 1900 ईसा पूर्व का समय माना गया है। यह समय माना गया है कि यह समय सिंधु घाटी सभ्यता अब से अपने सबसे उन्नत अवस्था में थी और इसी समय सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, सड़कों का जाल बिछा और सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ जो आयात और निर्यात होता था वो इसी काल में हमको देखने को मिलता है। आमतौर पर प्रारंभिक परीक्षा में चाहे सिविल सेवा की परीक्षा हो, चाहे स्टेट सिविल सेवा की परीक्षा हो, या अभी जो जीआईसी की परीक्षा 19 तारीख को हुई है उसमें भी एक सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार कहाँ तक पाया गया है, या ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ पर था। तो जो आलमगीरपुर का नाम दिया जाता है वह उसके पूर्वी क्षेत्र था, विस्तार का पूर्वी क्षेत्र था। तो उन्नत सिंधु सभ्यता से ही आमतौर पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन इसी से आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। यही जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसी को हमको पढ़ना और समझना होता है कि यह कालखंड क्या है और इस कालखंड में इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हमको देखने को मिलती। इन विशेषताओं को मैं एक एक वीडियो में एक एक विशेषताओं को आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी विशेषता है और उस विशेषता का क्या लाभ हम लोग लेते हैं, मतलब उसको पढ़ने का क्या पढ़ते हैं। तीसरा चरण जो है जिसे हम उत्तर सिंधु सभ्यता या उप सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह कालखंड 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में यह माना जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता अपने इस कालखंड में अपने उन्नत अवस्था में थी, वह उनका अवसान या उनका पतन इस काल में देखने को मिलता है, प्रारंभ हो जाता है। हम अपने पढ़ने के क्रम में एक बार सिर्फ पतन वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, अवसान वाले चैप्टर को पढ़ेंगे कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीज़ों को आधार बना करके बताया है
कि किसी ने कहा बाढ़ का आना, किसी ने कहा महामारी का आना, किसी ने कहा विस्फोट का आना, तो उन सब चीज़ों को अलग पढ़ेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि लगभग 600 सालों के कालखंड में सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे तिल तिल करके कैसे मरती है। तो ये 3 कालखंड हैं जिन कालखंडों में हमको इनको पढ़ना होता है। जो तीसरा चरण है जिसे हम उप सिंधु सभ्यता या उत्तर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी पढ़ते हैं, इस कालखंड में भी हमको शहरी अवशेष मिलने कम हो जाते हैं और ग्रामीण अवशेष हमको ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि इस काल के पतन के साथ ही शहरों का पतन प्रारंभ हो जाता है। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र ही बच जाते हैं और वो भी इन 600 सालों में पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। और इनके समाप्त होने के साथ सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त मानी जाती है। पहला तो ये बात हो गया। फिर बात ये आती है कि यह जो 3500 ईसा पूर्व का समय है, कार्बन 14 विधि के द्वारा इसके निर्धारण का प्रयास किया जाता है कि आज से लगभग 5500 साल पहले जो सभ्यता मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसके जो अवशेष मिलते हैं, अवशेष 2 रूप में मिलते हैं, मृत भांड के रूप में, मिट्टी के बर्तन के रूप में, कुछ कलाकृतियां हैं उनको भी हम पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके हम इस कालखंड को तैयार करते हैं और ये देखते हैं कि इस कालखंड में जो चीज़ पाई गई हैं वो आज से कितने साल पहले उनका निर्माण किया गया था, और उन चीज़ों को हम एक साथ संग्रहित करके और उसके आधार पर हम इसके आयु की गणना प्रारंभ करते हैं। 1921-22 में जब इस सभ्यता का पहली बार खुदाई के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। उन्होंने सबसे पहली बार 1926-27 में जब इस सभ्यता को या दक्षिण एशिया की पहली विकसित सभ्यता के बारे में बताना प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि यह सभ्यता का समय 3250 ईस्वी से प्रारंभ होकर 2750 ईस्वी के बीच का कालखंड इसके लिए प्रयोग किया गया है, माना गया है। और ये बताया उन्होंने कि इसी कालखंड में इस सभ्यता का विकास हुआ था। फिर हम जब माधव स्वरूप वत्स को पढ़ते हैं तो उन्होंने इस सभ्यता को 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड को इस सभ्यता का महत्वपूर्ण समय बताया है कि जब इस कालखंड में ये सभ्यता विकसित हुई है। तीसरा समय हम देखते हैं जब डेल्स ने 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का समय बताया। कहा कि इस कालखंड में यह सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग समय को अपने शोध के अनुसार या जो पुरातात्विक अवशेष मिले थे उन अवशेषों के आधार पर इनके काल के निर्धारण करने का प्रयास किया है। हम जब अर्नेस्ट मैके को पढ़ते हैं तो उन्होंने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच के काल को इस सभ्यता का काल निर्धारण किया है। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल को इसका काल निर्धारित किया है। C.J. गैड ने 2300 से 1700 ईसा पूर्व के बीच के काल को इसका कालखंड निर्धारित किया है। D.P. अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का कालखंड इस सभ्यता के आयु को निर्धारित किया है, तथा फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का कालखंड इसके लिए निर्धारित किया गया है। इसके निर्धारण का जो प्रमुख आधार है वो C14 जिसको कार्बन 14 विधि कहा जाता है, जिससे किसी चीज़ की
आयु की गणना की जाती है और उस वस्तु में पाए जाने वाले कार्बन के आधार पर उसके कालखंड की गणना की जाती है। यूरेनियम पद्धति से भी कालखंड की गणना की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम C14 विधि के द्वारा ही इस सभ्यता के अवशेषों को रख करके उनके कालखंड की गणना करते हैं। तो इस प्रकार से 1921-22 के बाद जो दक्षिण एशिया में या भारतीय उपमहाद्वीप में जिस सभ्यता को जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कही जाती है के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों को 1926-27 के बाद जब उनकी प्रचुर मात्रा मिल जाती है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो बड़े नगरों की खुदाई लगभग इतनी हो जाती है जिससे सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलने लगती है, उसके बाद से इस पर काम तेज हो जाता है और फिर इनके आयु के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तब तक के कालखंड में जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके पहले के पुस्तकों में वैदिक काल को ही प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन कालखंड माना गया था, लेकिन इस खुदाई के बाद यह स्पष्ट हो गया कि आर्यों के आने से पहले भी भारतीय सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी और जिनका यह क्षेत्र था। कल हम इसके तीसरे आयाम पर प्रवेश करेंगे, तीसरे आयाम को समझने का प्रयास करेंगे कि उस कालखंड में, इस कालखंड में तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है उसको हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तथा आप लोग इस भाग को पढ़िए, समझिए तथा अगर इसमें कोई त्रुटि हो, कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।